आज ये पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पॉलिटी पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए एक बार, वहाँ पे आपको पॉलिटी का मिल जाएगा। जब दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था 19 में, तो मैंने पॉलिटी पढ़ाया हुआ था। तो इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितने भी पॉलिटी है मैं इसमें ख़त्म ही कर दूँ इस वीडियो में। वीडियो मतलब कि सीक्वेंस में जो भी जितना भी वीडियो बनेगा तो हम लोग ये सीरीज़ चलाएँगे और मैं इसमें जितना भी है पॉलिटी पूरा ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात कि संविधान का रचना जो हुआ था, संविधान जो बना था वो कैसे बना था। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया था एक, कैबिनेट मिशन 1946 में। इसी के आधार पे जो है हमारा संविधान बना हुआ था। और संविधान में जितने भी प्रतिनिधि चुने गए थे, जो संविधान सभा बना था, ठीक है, तो उसमें जितना भी लिखने का काम हुआ या दस्तावेज बना, सब कुछ को मिला करके जो संगठन बना था उसको संविधान सभा बोला गया था, ठीक है। और संविधान सभा में जो सदस्य जो था उसका चुनाव जो था प्रांतीय विधानसभा से लिया गया था, और डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट चुनाव किया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि 1951 के बाद ही भारत में चुनाव हुआ था। तो ये जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, वो अलग तरीके से हुआ था और प्रत्यक्ष हुआ था, ठीक है। तो इसमें चुनने का तरीका क्या था, जैसे अब जितने भी प्रांत होते थे, ठीक है, उस प्रांत में अगर किसी एरिया में 10 लाख अगर वहाँ पे जनता है, 10 लाख का जनसंख्या है, तो वहाँ से एक प्रतिनिधि होगा, इस हिसाब से चुना गया, ठीक है। और जब संविधान निर्माण हुआ तो उसमें टोटल 389 सदस्य थे, ठीक है। और इसमें 292 जो था वो ब्रिटिश भारत के थे, और 11 प्रांत से थे, और 4 जो थे वो प्रतिनिधि थे, जिसको चीफ कमिश्नरी बोलते हैं। तो जब संविधान बन के तैयार हो गया, आपको पता है कि जो टोटल निर्वाचित सदस्य थे वो आपका 296 था उस टाइम में, 296 सदस्य टोटल थे, जिसमें से कांग्रेस से सबसे ज़्यादा थे। इसमें कांग्रेस से टोटल 8 सदस्य चुन के आए हुए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुन के आए थे। तो संविधान का सबसे पहले बैठक जो हुआ था वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले संविधान का जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये सोमवार का दिन था, 11 बजे हुआ था, ठीक है। और इसमें 9 दिसंबर 1996 को ही सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। जब राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था वो दिन था आपका 11 दिसंबर, यानी 2 दिन के बाद है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद इसमें कुछ सलाह देने वाले भी थे, और जैसे संविधान सभा बना, क्या क्या बनेगा नहीं बनेगा, संविधान में क्या लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, तो उसमें कमेटी भी बैठा था। और अगर आपसे पूछे कि संविधान लिखने का सलाह अगर सबसे अच्छा पूछे तो वो किसने दिया था, तो 2 आदमी का नाम आता है। एक थे एस जी मुखर्जी थे, और एक थे आपका बी एन राव। तो इन दोनों को संवैधानिक सलाहकार बोला जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यहाँ तक कि भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बताया था कि अगर बी एन राव अगर सलाहकार नहीं होते तो जो आप संविधान देख रहे हैं आज का वो वैसा नहीं हो पाता। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जब संविधान सभा बना था तो कुछ समिति का गठन किया गया था, जिसमें सब 8 समिति के आसपास था। तो उसमें सबको अलग अलग कार्यभार दे दिया गया था। जैसे कि नियम समिति का सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति जो था उसका भी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राज्यसभा टीवी पे एक प्रोग्राम आया हुआ था संविधान करके। अगर आप संविधान को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए। 10 या 12 सीरीज़ है टोटल, उसको एक बार देख लीजिए। उसमें सही से बताया गया है, जैसे संविधान बना था वैसे हूबहू दिखाया गया है। तो नियम समिति और संचालन समिति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद एक जो एग्जामिनर का फेवरेट है वो है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बने थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूना समझौता आपको याद है, 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था, जिसमें पिछड़े वर्ग और हिंदू के बीच में एक सम्मेलन हुआ था, ऐसे करके मीटिंग हुआ था। उसके बाद एक था आपका संघ संविधान समिति। तो उसका अध्यक्ष जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। और कार्य संचालन समिति जो था, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष के एम मुंशी बने थे, ठीक है। और प्रांतीय सभा जो था, आपको पता होगा कि 552 रियासत का टोटल, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला दिया था एक करके। 3 मामला फंसा हुआ था, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में तो पीओ के लेकर के अभी तक है ही टेंशन, लेकिन 2 मामला जो था जूनागढ़ और हैदराबाद, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निपटा दिया था। तो इतना आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है,
तो सबसे पहले जो संविधान बना था उसमें उसका जो प्रारूप तैयार हुआ था उसमें टोटल 243 आर्टिकल जोड़ा गया था। उसमें टोटल 243 आर्टिकल जोड़ा गया था और उसमें 13 अनुसूचियाँ थे। अभी तो वैसे 12 अनुसूची है, लेकिन पहले 13 अनुसूची थी। तो संविधान का जो पूरा हूबहू फॉर्मेट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो देखो, ये ओरिजिनल संविधान है। ये जो आप PDF देख रहे हैं ये भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया है। ये पूरा जो हूबहू जो संविधान लिखा गया वही है ये। तो संविधान बनाने में आपको पता ही है कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था और इसके बीच में टोटल 11 अधिवेशन हुआ था। और संविधान का जो प्रारूप बना था उस पर 114 दिन टोटल चर्चा हुआ था। अगर संविधान का खर्चा अगर उस टाइम का बात करें तो 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ था इस पर। तो आगे देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे, बढ़ते जाएंगे कहाँ पे क्या है नहीं है। सबसे पहले बात कि हमारे संविधान में जो है विदेशों से भी लिया गया जब संविधान, क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान जो है पूरे वर्ल्ड में ही सबसे बड़ा संविधान है। तो विदेशों से भी लिया गया था, जहाँ से जो चीज़ अच्छा लगा तो वहाँ से हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जैसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया था कि राष्ट्रपति का संघ का रक्षा होगा, या संसदीय प्रणाली होगा, या एकल नागरिकता होगा, या विधि का शासन होगा। ये सब ब्रिटिश शासन से लिया गया था। और जैसे आपने सुना होगा आपातकाल, तो जर्मनी से लिया गया था आपातकाल के बारे में। और जापान से लिया गया था आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो लिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था राज्य के नीति निर्देशक था तो वो आयरलैंड से लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था आपका 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है वो, और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध, ये सब लिया गया था। यानी ये सोच था जो विदेशों से भी जो अच्छा लगा वो हम लोगों ने अपने संविधान में डाला था। तो संविधान जो बना था उसमें टोटल 22 भाग है। अभी खास करके टोटल 22 भाग है और 22 भाग में टोटल आपका जो है 12 अनुसूची है। 22 भाग में टोटल 12 अनुसूची है। देखिए सबसे पहला जो भाग 1 है इसमें लिखा हुआ नीचे पूरा आपको मिलेगा, एक एक करके मैं बताऊँगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो भाग 1 में जो है, भाग 1 इसमें बताता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें दिया गया है। दूसरा है, तो मैं आपको लेके ही चलता हूँ। देखिए पहला भाग जो है टोटल मैंने क्या बताया कि टोटल 22 भाग है। तो पहला भाग ये है और पहले भाग में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। तो आर्टिकल पहला जो है उसमें संघ का जो है नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। आर्टिकल 2 में है कि राज्यों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मान लीजिए हमने सिक्किम के आसपास वाला कोई इलाका अपने अंदर में लिया, ठीक है, तो उसका नामकरण कैसे होगा, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। उसके बाद आर्टिकल 2 का कब बताता है सिक्किम का संघ के साथ सहयोग किया जाना। उसके बाद आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 ये कहता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषय पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 का यूज किया जा सकता है। उसके बाद भाग 2 है, तो भाग 2 तो नागरिकता संबंधित है। आपको ये भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक मिलेगा। नागरिकता संबंधित जितने भी, जैसे अभी NRC आया हुआ था, ठीक है, या CAA आया हुआ था, तो यहाँ से 5 से लेकर के 11 तक का जो आर्टिकल इसी को यूज़ किया गया था। तो ये नागरिकता के बारे में बताता है कि संविधान के प्रारंभ में कैसा नागरिकता था इंडिया के पास, उसके बाद कैसा है, किसको नागरिकता मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो बताया हुआ इसमें। छठा आर्टिकल बताया गया पाकिस्तान से भारत को प्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 7 पाकिस्तान के प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय पूर्व के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 9 विदेशी राज्य को नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता होना। मान लीजिए आपके पास नागरिकता है इंडिया का, अगर आपने स्वेच्छा से त्याग दिया है तो आपका नागरिकता खत्म हो जाता है इंडिया से। उसके बाद आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि आपका जो नागरिकता है वो कब तक बना रहेगा। उसके बाद 11 नंबर आर्टिकल कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। तो नागरिकता के बारे में जो कानून बनाते हैं वो संसद ही बनाता है। जैसे आपने अमित शाह को देखा होगा संसद में भाषण देते हुए, जब वो NRC और CAA पे बोल रहे थे। उसके बाद स्टार्ट होता है भाग 3। तो भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है, और मूल अधिकार हम लोगों ने लिया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकार के बारे में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या इसका परिभाषा दिया हुआ है आर्टिकल 12 में। उसके बाद आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि। देखिए मैं तो सिर्फ आपको ये डेमो दे रहा हूँ, लेकिन जब हम एक एक आर्टिकल को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है नहीं कहता है। अगर आप ये भी देख लेते तो बहुत क्वेश्चन को ऐसे ही आप टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन, यहाँ पे देखिए एग्जामिनर का फेवरेट ये सेक्शन है, समता का अधिकार, यानी सबके लिए बराबर का अधिकार। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी भारतीय संविधान के सामने सभी लोग बराबर हैं। उसके बाद आर्टिकल 15, इस पर पिक्चर भी आया हुआ था, आयुष्मान खुराना का पिक्चर है। आर्टिकल 15
तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिहारी जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो उसके साथ बहुत भेदभाव होता है जगह के स्थान पे, लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर ये अपराधी अगर कोई पकड़ाते हैं, ठीक है, भेदभाव करते हुए, तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी मूल वंश, धर्म या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल आता है आपका 16। इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। उसके बाद है आपका अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत है, यह आपका आर्टिकल 17 में। उसके बाद 18 में है उपाधियों का अंत। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उपाधियों का अंत कर सकता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद है स्वतंत्र का अधिकार, यानी बोलने की आज़ादी। स्वतंत्रता का आपको क्या क्या अधिकार संविधान ने दिया है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने कहाँ पे देखा कि भाग 3 जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जो बताता है हमारे मूल अधिकार के बारे में। तो हम अभी मूल अधिकार में ही हैं। तो मूल अधिकार में 19 नंबर आर्टिकल जो है, आर्टिकल 19, उसमें बोलता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी आपको बोलने का आज़ादी है। उसके बाद अपराध सिद्धों के लिए दोषी सिद्धों के संबंध में संरक्षण, अगर किसी ने अपराध किया है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। उसके बाद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 21 में है आपका शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 को एग्जाम में पूछता है, इसको भी कर लीजिए, एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद आर्टिकल 22 में कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जैसे अभी एंटी नेशनल डिफेक्शन आपने सुना होगा, वो इसी के तर्ज पर काम करता है। मैं शायद बोलने में एंटी डिफेक्शन ये गलत हो सकता है, लेकिन वही है इसका मतलब। जैसे अगर किसी को सरकार को लगता है कि इस आदमी से प्रॉब्लम होने वाला है या ये दंगा भड़का सकता है, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में बोलता है कि आप किसी भी मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी भी बच्चे से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, यानी आप किसी भी कारखाने में 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी इंडिया में जितने भी रिलीजन है सबको अधिकार है अपना धर्म बचाने का, अपना प्रचार करने का। इसमें अवश्य से भी भारत का संविधान ये कहता है कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि किसी भी स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं है, और संविधान भी किसी धर्म के बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। तो 25 नंबर आर्टिकल कहता है अंतःकरण और धर्म की उपासना के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको, यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 में यही कहता है। उसके बाद आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। मान लीजिए आपको ईद मनाना है या दुर्गा पूजा करना है, तो आपको स्वतंत्रता है, आप आराम से कर सकते हैं, धार्मिक कार्य आराम से कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ही आपको हक देता है। उसके बाद आर्टिकल 27 है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई धर्म है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 28 है आर्टिकल कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 29। तो हम लोग अभी तक देख रहे हैं मूल अधिकार ही देख रहे हैं, जो 12 से 35 तक चलेगा। उसके बाद आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 लेकर 51 तक है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। जैसे कि जैन धर्म हो गया या ईसाई धर्म हो गया, तो अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? जिसका जनसंख्या किसी देश में बहुत ही कम हो, तो संविधान उसका संरक्षण करेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आता है 30। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग जो होगा वो शिक्षा संस्थान खोल सकता है, उसको प्रशासन कर सकता है, चला सकता है आराम से। उसके बाद आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन नहीं कर सकते हैं आप, 31 का आर्टिकल कहता है। आपने एक संपत्ति का अधिकार का नाम सुना होगा, जिसको हटाया गया था, वो इसी के अंतर्गत आता था। उसके बाद आता है आपको 31 का क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यय वृद्धि। फिर 31 का ख बोलता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण होगा। उसके बाद 31 का ग बोलता है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए विधियों की व्यावृत्ति हो सकता है। उसके बाद 31 भ बोलता है कि राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति निश्चित कर सकता है। मान लीजिए आप राष्ट्र विरोधी का काम करें, कोई दंगा भड़का रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी विधि बना हुआ है कि आपको क्या करना है, आपके साथ नहीं करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 32। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया था कि आपकी नज़र में सबसे अच्छा आर्टिकल कौन है, तो उन्होंने इसी आर्टिकल का जिक्र किया था कि अगर उन्होंने बोला था कि अगर संविधान में अगर 32 नंबर आर्टिकल नहीं है तो मतलब कि संविधान ही अधूरा है। तो आर्टिकल 32 बोलता है कि संवैधानिक उपचारों का इलाज, ठीक है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित कराने के लिए उपचार किया गया है। इसमें 5 तरह का रीट जारी किया गया है, ठीक है, यानी किसी को बंदी बना के नहीं रख सकते हैं, जैसे अधिकार परीक्षा होता है, ये सब के बारे में बताया था। तो आगे बढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊँगा आपको क्या क्या बारे में बात किया गया था। तो संवैधानिक उपचारों के जो है अधिकार है ये आर्टिकल 32 में है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। उसके बाद है 32 का क राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना, इसको आप मना ही कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
बलों आदि को लागू करने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति है, यानी संसद के पास शक्ति है, अधिकार का और बल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 34 नंबर आर्टिकल कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा इसके अधिकारों का निर्बंधन किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 35 इस भाग के बंदों को प्रभावित टालने के लिए विधानसभा है। फिर आता है, अब देखिए 35 तक तो हुआ, अब आता है भाग 4। तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। तो सबसे पहले तो 36 में लिखा गया है आपका भाषा तत्व कि संघ के बारे में, कि संघ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, उसके बारे में। बेसिकली ये मूल कर्तव्य के बारे में है, आप इतना याद रखिए कि ये मूल कर्तव्य के बारे में है।